माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लगाने से पता चल जाएगा कि किसका मैट्रिक में कितना मार्क्स आने वाला है। ठीक, तो हम टोटल क्वेश्चन लेकर आए 20 क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 20। अगर इस 20 में से जिनका 15 प्लस सही होता है ना, तो समझिए कि आप 85% मार्क्स तक ला सकते हैं। ठीक है, साइंस के लिए। तो चलिए, इसमें आपका टेस्ट होगा कि देखते हैं किसका कैसा मतलब कि तैयारी चल रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन आपका कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए, इसमें हम टोटल क्वेश्चन इसमें 20 रखे हैं। देखते हैं कौन लोग 15 या फिर 15 प्लस सही करते हैं। अगर आपका 15 प्लस सही होता है, 15 प्लस सही होता है, तो हम लिख कर देते हैं कि आपका समझिए कि साइंस वाला जो एग्जाम होगा ना, उसमें 85% से प्लस आपका स्कोर होगा। यानी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो है इसमें सिलेक्टेड है, इनको जो सोल्व कर लेते हैं, समझिए कि आपका सच में 85% प्लस है आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक होती है। विद्युत शक्ति जो विद्युत शक्ति होता है यानी कि इलेक्ट्रिक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति को किस यूनिट में मापते हैं। मापने की इकाई को कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, एक इकाई होता है जिसमें कि कोई भी राशि होती है, उसको मापा जाता है उसको। ठीक है, ये एसआई यूनिट, एसआई जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर आप लोग को बता दूं, विद्युत शक्ति जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट। ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर लिखा गया, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, सबको क्लियर करते चलेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया न्यूटन जो होता है, दूसरा दिया है वोल्ट, और तीसरा है जूल। तो देखिए, जूल जो होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट है, एनर्जी का यानी ऊर्जा का। ठीक है, न्यूटन जो है बल का ऐसा यूनिट है, फोर्स। और ये देखिए वोल्ट जो होता है विभवांतर का ऐसा यूनिट है। ठीक है, चलिए सब क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हमारा प्रश्न कर रहा है कि जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल वो किस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया दही, ऑप्शन बी इमली है, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी है टमाटर। तो चलिए आपको सही उत्तर इसका बता दूं, ऑप्शन ए होगा दही। दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, दही में। देखिए एक चीज बता देते हैं, जो भी दूध से जो भी बनते हैं, यानी कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उन सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड है, ये दूध के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, उनमें पाया जाता है। देखिए दही जो है मिल्क प्रोडक्ट है, तो इसलिए लैक्टिक एसिड जो होता है दही में पाया जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और हमारा इमली जो होता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली भी इसमें ऑप्शन है, इमली होता है तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में पाया जाता है टार्टरिक। और हमारा सिरका जो होता है ना, ये सिरका जो होता है इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है। एसिडिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। और हाँ, अंगूर जो होता है, अंगूर में भी यही वाला पाया जाता है टार्टरिक एसिड। अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए दही। ठीक है, अब जो भी मिल्क के प्रोडक्ट होंगे, जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, सब में पाए जाते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर जो पढ़े होंगे, उसमें आप लोग को पता चला होगा। देखिए होता क्या है, जैसे देखिए जो भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, इसको हिंदी में बोले तो नाभिक, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके जो भी ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं, अपने ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में देखिए प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज़, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा पर रहता है। ठीक है, ऑर्बिट पर। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के भीतर होते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन यही था कि न्यूट्रॉन जो है उन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, कौन सा आवेश पाया जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन रहे, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि कहिए कि जीरो, यानी कोई चार्ज होता है। न ही ये पॉजिटिव होते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं वो ना ही पॉजिटिव होते हैं और ना ही निगेटिव, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन हो गया नो चार्ज, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन यही कह रहा था, हमारा देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहा है कि धन आवेश। ठीक है, सेकंड है ऋण आवेश, और ऑप्शन सी है सभी, और ऑप्शन डी है आवेशहीन। आवेशहीन मतलब कोई आवेश नहीं होता है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आवेशहीन होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जहीन होते हैं, चार्जलेस होते हैं, आवेशहीन होते हैं, इसमें चार्ज कोई नहीं होता। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, पूछे कि नाभिक में कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और ये बाहरी ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, ये प्रश्न करा कि बैटरी में जो बैटरी होता है उस बैटरी में, ये हमारा क्वेश्चन करा कि बैटरी में कौन सी अम्ल होती है, बैटरी में अम्ल होती है वो कौन सी अम्ल होती है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया सांद्र H2SO4। सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेट यानी कि जिसका pH वैल्यू सबसे कम होता है। ठीक है, कंसनट्रेट एसिड होता है, यानी कि जो हार्ड एसिड। ठीक है, अगर उसको पानी मिला देते हैं तो हो जाता है डाइल्यूट एसिड, यानी कि इसमें कोई पानी वानी नहीं मिला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सांद्र। ठीक है, सांद्र अम्ल हुआ। तो देखिए H2SO4 दिया फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है HCl, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो जो हमारा बैटरी होता है, देखिए बैटरी का है तो छोटा मोटा बैटरी का बात नहीं करते, छोटा मोटा बैटरी तो नहीं लेते हैं, जैसे बड़ा बैटरी या फिर जो भी इन्वर्टर लगता है घर में, इन्वर्टर हुआ, या फिर कार का बैटरी होता है, जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें जो बड़ी जो बैटरियाँ होती हैं, बड़ी बैटरी में, छोटी बैटरी में बड़ी जो बैटरियाँ होती हैं उस बैटरियों में मिलाया जाता है H2SO4, उस बैटरी में डाला जाता है H2SO4। ठीक है, अगर पूछे कि जो भी बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 जो होता है वो बैटरी में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए, इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सांद्र H2SO4। अगला ऑप्शन दे रहा है HNO3 नहीं होता है। ठीक है, बोला कि हाँ कुछ छोटी जो बैटरियाँ होती हैं ना उस बैटरिया में ये भी पाया जाता है। तो देखिए अगर पूछे कि बैटरी में कौन सा पाया जाता है तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो HCl दिया है, HCl ये हमारे पेट में बनता है, स्टोमक, हमारे पेट में बनता है, इसको हिंदी में पेट बोलते हैं, पेट में पाया जाता है, और इसका काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना। भोजन जो भी भोजन करते हैं उस भोजन की डाइजेशन में ये जो HCl बनता है पेट के अंदर वो भोजन के डाइजेशन में काम करता है। ठीक है, चलिए समझ गए, इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न, देखिए भारी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो मनुष्य होता है उसके शरीर में, मनुष्य के जो शरीर है उस शरीर में कितना % जल होती है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितना % जल होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर, तो देखिए बहुत एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें भारी कन्फ्यूजन होते रहता है। देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है 55%। ठीक है, ऑप्शन बी लिखा है 60, और ऑप्शन सी में 65%, ऑप्शन डी दिया है 70%। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 65% जो होता है उस शरीर में जल होता है। वाटर की जो मात्रा होती है शरीर के अंदर वो होती है 65%। अगर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य न कह के अगर कोई कहे कि जीवित प्राणी के शरीर में, प्राणी कहे, ठीक है, प्राणी के शरीर में कितना % जल, तो भी कंफ्यूजन नहीं होना है, मनुष्य कहे या फिर कोई प्राणी कहे, बात एक ही होगा। ठीक है, चलिए 65% होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और ऑप्शन सी सही था। चलिए देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि
हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लेंस में जो लेंस होता है उसमें फोकस लेंस होता है, उस लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, फोकस की संख्या क्या है। ठीक है, देखिए फोकस जैसे एक पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं तब समझ आएगा। देखिए जैसे ये लेंस रहा, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, तो देखिए ये जो रे है, सॉरी ये जो दिख रहे हैं ये वाला पार्ट, तो ये बढ़ाएंगे इसको तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, आगे जाके गोला होगा। तो जहाँ पर सेंटर इसका बनेगा उसको सी नाम देते हैं, और इसके सी और यहाँ के बीच में एफ होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी सी होता है इधर। तो देखिए इसमें पूछा, हमारा क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन पूछा इसमें कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ये रहा हमारा लेंस, इस लेंस में फोकस की संख्या कितनी हो रही है। और देखिए और इसके सेंटर और इसको मानते हैं ओ, ठीक है, इसके बीच में आता है हमारा एफ आता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि फोकस की संख्या कितनी है। तो देखिए फोकस कितनी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि टोटल 2 फोकस हो रहे हैं, 2 फोकस है ना। अगर वहीं देखिए अगर पूछे कि मिरर अगर दे दे, अगर हमारा मिरर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंस था, यहाँ पर लेंस था, यहाँ पर हमारा लेंस दिया था, ये लेंस, अगर लेंस ना देकर अगर इसमें मिरर दे दे, मिरर यानी कि आईना जिसको बोलते हैं, आईना, मिरर दे दे, तो देखिए मिरर एक ही तरफ से इस तरह से होगा या फिर ऐसे होगा, 2 ही तरह का होता है मिरर। ठीक है, वहाँ पर लेंस था, अगर मिरर रहे तो मिरर का भी कंडीशन समझा देते हैं हम। हमारा मतलब सिर्फ ऑप्शन बताना ही नहीं है, कंसेप्ट को भी बताते चलना। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका सी बनेगा, यानी कि इसको मिलाने के बाद जहाँ पर बीच में सेंटर आएगा उसको सी बोलते हैं। ठीक है, और सी और इस पोल के हाफ में जो होता है उसको एफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस मिरर है इधर, इसका तो पार्ट है नहीं, तो देखिए इसमें जो भी फोकस बनेगा उसकी संख्या सिर्फ एक ही होगा, इसके पीछे फोकस नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि मिरर में फोकस की संख्या पूछे तो ये एक सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिरर नहीं पूछ रहा है, लेंस में, तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न ये है, हमारा अगला प्रश्न ये कर रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है। ठीक है, निम्न में से कौन अधातु है, अधातु। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है। अधातु देखिए 2 तरह के होते हैं पदार्थ, एक धातु होते हैं, एक होता है हमारा धातु और एक होता है अधातु। जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक धातु है, एक अधातु। ठीक है, ये तो जानते हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है अधातु, निम्न में से अधातु कौन है। इनको पहचानने के कुछ नियम होते हैं। अगर उस इनके यानी कि इनकी जो भी क्वालिटी होती है, इन क्वालिटी यानी कि कहें तो गुण, इनके गुण के आधार पर इनके पहचानने के अपने अपने तौर तरीके हैं। इनको कैसे पहचानेंगे, किस गुण, कौन कौन से गुण रहेगा तो जानेंगे कि धातु, और कौन कौन सा गुण रहेगा तो हम जानेंगे कि अधातु है। उसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु है। निम्न में से हमारा अधातु कौन है, सॉरी धातु बोल रहे थे, अधातु निम्न में से कौन सी है। हमारा ऑप्शन भी दिया गया, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया सोना, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया चांदी, ऑप्शन सी दिया है तांबा और ऑप्शन डी दिया है हीरा। ठीक है, तो अधातु कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा जो है अधातु है, हीरा अधातु है। देखिए ये भी हार्ड होता है धातु का, आप लोग पढ़ेंगे टॉपिक मेटल नॉन मेटल, तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि जो धातुएं होती हैं वो धातुएं जो होती हैं हार्ड होती हैं। ठीक है, यानी कि ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, चमकती हैं, चमकीली होती हैं, डक्टाइल होती हैं, कंडक्टिविटी यानी कि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा और हमारा जो ऊष्मा होता है वो दोनों का सुचालक होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का और जो हमारा ऊष्मा है यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती हैं। ये जो हमारा अधातु है उसमें वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। हमारा ये अधातु कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। देखिए हीरा जो होता है कार्बन का अप्रूफ होता है, ये कार्बन का अप्रूफ है, हीरा जो है कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, देखिए धातु और अधातु का आप लोग जो भी गुण दोष जो भी होता है कैसे पहचानेंगे कि धातु है। देखिए आप लोग को भी एक वीवीआई क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप लोग धातु यानी कि उसको मेटल बोलते हैं और नॉन मेटल
ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। आप लोग ये दोनों के बीच में डिफरेंस पहले आप लोग बढ़िया से जान लीजिए। ये वीवीआई क्वेश्चन समझिए, कह देगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु के बीच में कोई 5 अंतर लिखें। अंतर वाला क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से पहले इसको याद रख लीजिएगा कि डिफरेंस क्या होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। चलिए बता रहे थे इस हीरा के बारे में। देखिए हीरा के पास भी, हीरा भी देखिए, अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे कठोर धातु कौन होता है तो वो है हीरा। कठोर धातु हीरा होता है। फिर भी हीरा को धातु नहीं कहा जाता, अधातु कहा जाता है। जबकि इसके पास भी कठोर, ये भी कठोर होता है, इसके पास भी हार्डनेस होता है, ठीक है। और हीरा जो है चमकीला भी होता है, ये चमकता भी है, चमकीला भी होता है, फिर भी इसको हीरा को अधातु कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए कार्बन का पूछे कि शुद्ध रूप का होता है, कार्बन का जो होता है शुद्ध रूप का है, तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। देखिए हीरा कुछ होता है ना, हीरा कार्बन ही होता है। इसको हीट करने के बाद इसमें इतनी अधिक एनर्जी दी जाती है कि जो वो कार्बन होता है जलकर, वो कार्बन जलकर हीरा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा होता है, ठीक है। हमने 2 चीज़ बताया कि जो हीरा होता है हार्ड होता है, हीरा जो होता है चमकीला होता है, कठोर होता है, चमकीला होता है, फिर भी ये अधातु है। ये देखिए एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। जबकि जो भी वस्तु, जो भी सब्सटेंस, जो भी वस्तु कहिए वो कठोर हो, चमकीली होता है, ये सब जो गुण होता है ये धातु के होते हैं। लेकिन फिर भी हीरा को ये गुण, हीरा में भी ये गुण पाया जाता है, फिर भी जो हीरा है वो अधातु है, ठीक है। और ये कार्बन का शुद्ध रूप है, दूसरी बात मैंने बताया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए क्षार, सॉरी अम्ल है, अम्ल और क्षार के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है कि पहचानने में, पहचानने में। अम्ल को और क्षार को, अम्ल को और क्षार को, देखिए अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। यानी कि एसिड और बेस के मतलब कि परीक्षण करने में, पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में किसका प्रयोग होता है? अम्ल है और एक क्षार है। तो जो भी अम्ल होते हैं, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल, और जो हमारा क्षार होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको परीक्षण करने में, इसके परीक्षण करने में, इसकी पहचान करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए दिया गया अमोनिया पत्र, ऑप्शन बी कोबाल्ट पत्र, ऑप्शन सी लिटमस पत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको परीक्षण करने में लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को प्रयोग किया जाता है, हिंदी में लिटमस पत्र बोलते हैं। लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है एसिड और बेस के परीक्षण करने में, ठीक है, लिटमस पेपर का, ठीक। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लिटमस पेपर। और जो भी लिटमस पेपर पूछे कि लिटमस पेपर जो होता है, इसका लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, किस रंग का लिटमस पेपर होता है? तो लिटमस पेपर जो होता है वो होता है बैगनी कलर का। लिटमस पेपर का जो कलर होता है बैगनी कलर का होता है लिटमस पेपर। इसको याद रखना चाहिए ऐसी सब चीज़ों को। लिटमस पेपर बैगनी कलर का होता है। और जो लिटमस पेपर होता है उसकी गुण ये होती है, लिटमस पेपर की अपनी गुण है, वो गुण ये है कि जब लिटमस पेपर हम लिए, ठीक है, अगर हम मान लीजिए सपोज कोई लिटमस पेपर लिए, लिटमस पेपर है हमारा, ये लिटमस पेपर लिए, और लिटमस पेपर के ऊपर में हम अगर एसिड डालते हैं, एसिड डालते हैं यानी कि अम्ल, अम्ल को अगर हम डालेंगे इसके ऊपर तो इसका कलर रेड हो जाएगा। यह है बैगनी कलर का, बैगनी कलर से लाल कलर हो जाएगा, इसका कलर लाल हो जाएगा एसिड डालेंगे तो, ठीक है। अगर देखिए हम एसिड न डालें इस लिटमस पेपर के ऊपर में, ये रहा हमारा लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर के ऊपर में अगर हम क्षार को डालें, क्षार को डालें यानी कि बेस को डालें, तो इसका कलर हो जाता है पता है कैसा? ब्लू कलर का हो जाता है बैगनी लेकिन हो जाएगा कैसा? ब्लू कलर। ब्लू कलर यानी कि नीला, नीला कलर का हो जाता है। नीला कलर का हो जाता है कब? जब इसमें बेस डाला जाता है। और रेड कलर का कब हो जाता है? जब इसमें अम्ल डाला जाता है। ये सब याद रखें। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि लिटमस पेपर का प्रयोग, सॉरी अम्ल और क्षार के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है पहचानने के लिए कि अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक। आइए हमारा ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो करती हैं, यानी क्या करती हैं? देखिए ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है कि ग्रहण, ग्रहण करती हैं। ओह, ऑप्शन ए में दिया गया कि ग्रहण करती हैं, ठीक है। धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की करती हैं, क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं कि त्याग करती हैं, कि त्याग और ग्रहण दोनों करती हैं, कि इनमें से कुछ नहीं करती, ना ही त्याग और ना ही ग्रहण, कुछ नहीं करती हैं। तो देखिए जो भी हमारी मेटल है, मेटल, मेटल को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे धातु। तो जो भी धातु होती हैं वो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती हैं, यानी कि अपने से हटा देती हैं, बाहर कर देती हैं, ठीक है।
जो धातुएं होती है इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है धातुएं, ठीक है। और एक होता है अधातु। तो जो अधातु होता है, अधातु को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। तो ये जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन की क्या करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन की त्याग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर देते हैं, निकाल देते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा रहा ये अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलपीजी, जो हमारा एलपीजी होता है, देखिए जो भी हम घर में गैस पर अपना जो खाना बनाते हैं उस गैस सिलेंडर में एलपीजी भरा जाता है, एलपीजी भरा होता है, ठीक है। एलपीजी, तो उस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, मुख्य घटक कौन सा है, यानी कि उस एलपीजी में क्या पाया जाता है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया ब्यूटेन होता है उसके अंदर, यानी उसका मुख्य घटक। मुख्य घटक का मतलब उसी चीज़ का बना होता है, ब्यूटेन होता है कि मीथेन होता है या फिर पेट्रोल होता है या प्रोपेन होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ठीक है, पेट्रोल तो होगा नहीं। हमारा कह रहा है कि एलपीजी, एलपीजी होता है उसका मुख्य घटक का है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है, एलपीजी का मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है ब्यूटेन, ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। और भी तरीके समझाते हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं रहा कि सिर्फ आप लोग को ऑप्शन ही बता दूं। ऑप्शन बता देने से काम नहीं चलेगा। देखिए एलपीजी का मुख्य घटक समझ गए, एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है, ठीक है। अब देखिए जो मीथेन लिख रहा है आपको, मीथेन दिख रहा है, तो ये जो मीथेन होता है, मीथेन जो होता है मेरे बच्चे, ये जो होता है ये गोबर गैस और बायोगैस, सीएनजी, ये सब जो होता है, यानी कि जो भी गोबर गैस हुआ या फिर बायोगैस जो भी हुआ या फिर सीएनजी, ये तीनों का मुख्य घटक जो होता है ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन है। और एलपीजी होता है, ये जो एलपीजी लिखा हुआ है, तो ये जो एलपी यानी कि जो हम अपने घरों में जो खाना बनाते हैं गैस पर, उसमें एलपीजी भरा जाता है उस सिलेंडर में। तो जो हमारा ये एलपीजी है, एलपीजी इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये जो एलपीजी होता है ये 2 चीज़ का मिश्रण होता है, ब्यूटेन का और प्रोपेन का, ब्यूटेन का और प्रोपेन, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है एलपीजी। ब्यूटेन का और प्रोपेन दोनों का जो मिश्रण होता है वो एलपीजी होता है, ठीक है। चलिए तो हमारा इसका सही उत्तर था ये मीथेन, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। और हाँ, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होता है उस गैस में गंध पाई जाती है, ठीक है। ऐसे वो गैस जो होता है गंध करता नहीं है, ठीक है। उसमें जो गैस होती है एलपीजी में जो गैस होता है वो गैस एक भरा जाता है, उसका गैस का नाम होता है इथाइल मार्केप्टोन। इथाइल नाम लिख देते हैं हम इसका, इथाइल मार्केप्टोन। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग बाद में भूल जाइएगा, एक बार देखने से याद नहीं रहता है। लिख लीजिएगा तो जब मन तब देख सकते हैं, जब जब बोलिए तब तब देखते रहिए। देखिए इथाइल, इथाइल मार्केप्टोन, इथाइल मार्केप्टोन नामक एक गैस मिलाया जाता है एलपीजी के अंदर ताकि वो गंध दे। अगर देखिए ये इस गैस को, इथाइल मार्केप्टोन को इस एलपीजी के अंदर नहीं डालेंगे ना तो हमारा गैस लीक कर रहा है या फिर नहीं लीक कर रहा है हमको पता नहीं चलेगा। कारण यही है कि जो हमारा ये एलपीजी है, एलपीजी ये गंधहीन होता है, एलपीजी होता है ये गंधहीन होता है, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं होता, इसको सूंघिएगा तो कोई गंध नहीं आएगा। इसमें मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टोन, इसीलिए ये गंध करता है। अगर इसमें इथाइल मार्केप्टोन मिलाया न जाए तो ये गंध नहीं करेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए वीवीआई क्वेश्चन समझिए, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन ही है, इसको वीवीआई क्वेश्चन के अंदर रखिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के 2 परमाणु, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु हुए, एक ये और ये, ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु हुए तो उनके बीच में कितने आबंध पाया जाता है। हाउ मेनी बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 मोलिक्यूल है उसके बीच में, या फिर ऑक्सीजन के 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड, देखिए पहले समझा देते हैं जो भी। देखिए ये पूछ रहा था ऑक्सीजन के, तो हम देखिए मैंने शुरू में ही बोला कि हमारा इसका मतलब, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को हम ऑप्शन बता दें, हमको सारा जो भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड आते रहेगा सब देते रहेंगे आपको। बस देखिए एक जैसे हाइड्रोजन के एटम लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का ले रहे हैं और एक नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीजन होता है
पहले हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड का कहा जाता है अल्केन, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को अल्केन, डबल बॉन्ड को अल्केन अल्काइन सॉरी अल्कीन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको बोला जाता है अल्काइन। देखिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, भूलना नहीं है नाम को। देखिए एक ही तरह से नाम है, देखिए इसमें कंसेप्ट सॉरी डाउट नहीं होना है। अल्केन बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया तो अल्काइन सॉरी अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलता है अल्काइन। अल्कीन हो गया, और ये रहा अल्केन हुआ, और ये रहा अल्काइन। यानी कि सिंगल बॉन्ड हुआ अल्केन, डबल बॉन्ड हुआ अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ अल्काइन। देखिए 3 बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, एटम के बीच में। तो हमारा ये क्वेश्चन यही था कि जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारा O2 गैस है, उस O2 गैस के अंदर में, यानी O2 गैस के 2 एटम लिए, उस दोनों एटम के बीच में, वो दोनों एटम के बीच में ऑक्सीजन के, देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दिया हमको, हाइड्रोजन नहीं दिया। हाइड्रोजन देता तो उसके बीच में एक ठो है, हाइड्रोजन के बीच में एक ठो है। ऑक्सीजन के बीच में कितने हमने दिखाया, ऑक्सीजन के बीच में 2 पाए, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन के बीच में 2, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में 2 ठो बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है, 1। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में। कोई भी देखिए, कोई भी फ्रूट है, कोई भी फल हुआ, अगर उसको जल्दी पकाना है, देखिए हमको जो भी फल विक्रेता होते हैं तो वो सामान फल जो लाते हैं वो कच्चा ही लाते हैं, ठीक है। और उसको घर पर उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं जिसके कारण वो फल जो होता है वो टोटली पक जाता है, पक जाता है, ठीक है। रा रहता फल है, उसके बाद वो पक जाता है। कच्चा लाते हैं, मतलब कि पूरा कच्चा नहीं, हल्का कच्चा रहता है, फिर उसमें कुछ केमिकल डालते हैं जिसके कारण वो फल जो होता है पक जाता है, फल पक जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसमें कौन सा केमिकल डालते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले देखिए हम सब चीज़ समझाते रहेंगे इसको। जो हमारा फल हुआ इसको पकाने में ऑप्शन नंबर देखिए बी जो लिया है ना, बी जो दिया है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि फल को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फल जो होता है, फल विक्रेता जो भी होता है फल पहले कच्चा लाता है, उसको पकाता है और तब बेचता है, ठीक है। देखिए हमारा ऑप्शन 4 दिया है, ऑक्सीजन दिया है, एथिलीन दिया है, साइटोकाइमिन दिया है और जिब्रेलिन दिया है, ठीक है। तब फल को पकाने में पूछा जाता है, फल को पकाने में एथिलीन को प्रयोग किया जाता है। यानी कि फल जो हुआ ना, जो भी फल हुआ, इस फल में कि फल के ऊपर में, यानी कि जहाँ से फल डंठल से लगा रहता है उसी जगह पर ये एथिलीन को लगा देते हैं, ठीक है। और एथिलीन लगा देने के बाद कुछ दिन नहीं, जैसे 2 या 3 दिन के अंदर में, 2 या 3 दिन के अंदर में जो फल होता है पक जाता है। तो चलिए क्वेश्चन यही कह रहा था कि फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता है आप लोग को समझ आ गया होगा फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फल को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ये जो बी है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये रहा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। और 1 मिनट, एथिलीन वाला क्वेश्चन देखिए फिर से। ये एथिलीन दो फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि कौन सा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। देखिए बेसिकली जो भी हार्मोन होते हैं ना वो लिक्विड रूप में होते हैं, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो एथिलीन जो है ना एक गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछिए कौन सा जो हार्मोन होता है वो गैस के रूप में पाया जाता है, कौन सा हार्मोन जो है गैस के रूप में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। यानी कि एथिलीन जो होता है गैस के रूप में पाया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में, ठीक है। चलिए एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, हमको बाद में याद है उसके बारे में एक और बार, ठीक है। चलिए हमारा ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है यानी कि किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मनुष्य, और ऑप्शन बी दिया है गाय, ऑप्शन सी दिया है कॉकरोच, और ऑप्शन डी दिया है घोड़ा। देखिए कॉकरोच यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। कॉकरोच का मतलब होता है तिलचट्टा। जो तिलचट्टा होता है उसको कॉकरोच बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन यही कह रहा है क्वेश्चन कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर देखा जाता है। मनुष्य के अंदर कि गाय के अंदर, कॉकरोच के अंदर या घोड़ा के अंदर, ठीक है। तो देखिए जो हमारा खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो कॉकरोच के अंदर पाया जाता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा तिलचट्टा कॉकरोच, ये इसका सही उत्तर होगा। लेकिन कुछ और बातें समझिए। देखिए जो भी कॉकरोच होते हैं ना तिलचट्टा, उन तिलचट्टे के अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पूछे क्वेश्चन कि तिलचट्टे में कौन क्या नहीं पाया जाता है, ऑप्शन दे दे कुछ, तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है तिलचट्टा के अंदर नहीं पाया जाता है। तिलचट्टा के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण होता है, देखिए हीमोग्लोबिन का काम कहाँ होता है, खून को लाल करना। जो भी हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन का काम खून का लाल करना नहीं होता है, उसके कारण से खून का रंग लाल होता है। उसका कोई फंक्शन नहीं है कि हीमोग्लोबिन है उसमें मिलाया जाता था कि खून लाल रहे या फिर काला रहे, उससे मतलब नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का कुछ अपना फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होगा समझ ही पा रहे होंगे। जो लोग समझ गए होंगे इस बात को, अगर हीमोग्लोबिन ना है तो कॉकरोच क्या होगा, वो लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा या फिर थोड़े डल किस्म विद्यार्थी होंगे, तो देखिए उनको बता दूं कि हीमोग्लोबिन का काम मैंने बताया अभी कि खून को लाल रखता है, ठीक है, खून को लाल रखता है। अगर कॉकरोच में हीमोग्लोबिन हो ही नहीं तो इसका खून लाल होगा, इसका खून लाल होगा ही नहीं, जिसके कारण इसका खून जो होता है ना सफ़ेद होता है। कॉकरोच का जो खून होता है वो सफ़ेद होता है, कारण कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। बहुत हुआ। ये रहा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। करा कि लाल नहीं होगा, यह लार होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर लाल लिखा गया है, लार होगा। जो हमारा लार होता है, करा कि जो लार होता है उस लार के अंदर, एक मिनट, क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ हमारी बातें रह गई थी अधूरी। देखिए इस क्वेश्चन में हमने ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताया नहीं। देखिए ये क्वेश्चन था कि पकाने में फल को किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमने एथिलीन बता दिया। बाकी कंसेप्ट को भी, मतलब जो भी बाकी भी ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन दिए हैं ना, ऑक्सीजन भी है, साइटोकाइमिन भी, जिबरेलिन भी है, तो इनके बारे में कुछ जान लीजिए। जो भी हमारा ये ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन, ये दोनों का काम होता है, जो भी पेड़ पौधा होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो हाइट होती है, वो हाइट को बढ़ाने में, उनकी जो हाइट होती है, हाइट को बढ़ाने में ऑक्सीजन और जिब्रेलिन इसके हाइट को बढ़ाने में मदद करती हैं, ठीक है, हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं। और एक ऐसा भी एसिड होता है जो इनके हाइट को बढ़ाने से रोकता है, हाइट को बढ़ाने से रोकता है। देखिए अगर पौधे की हाइट काफ़ी लंबी होगी, अब उसकी हाइट नहीं बढ़ानी है, तो उसके लिए भी एक केमिकल आता है, सॉरी एक एसिड होता है, जिस एसिड का नाम है एब्सिसिक एसिड। उस एसिड का नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का प्रयोग किया जाता है पौधे की लंबाई को घटाने में, ठीक है, सॉरी घटाने का मतलब कि रोकने में। ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये पौधों को बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने से रोकता है। और उनकी जो भी पत्तियां होती हैं, उनकी जो भी पत्तियां होती हैं, पत्तियां को झड़ा देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और खरा कि पौधे के जो फल पे उनको पकाने में किसका प्रयोग, तो ये बता ही दिए थे एथिलीन, ठीक है। अब हम आए थे यहाँ पर, करा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये लार करता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जो हमारा लार होता है, कुछ लोग की तो अब तक भी लार निकलता रहता होगा। ये देखिए जो लार का काम होता है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। ये लार कोई खराब चीज़ नहीं होता। देखिए करा कि मनुष्य के जो लार होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आप लोग को बता दो, ये होता है टाइलिन होता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो मनुष्य के लार में पाया जाता है, और मनुष्य को भोजन, मतलब जो भी मनुष्य भोजन करता है उस भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन? ये लार, यानी कि टाइलिन जिसमें पाया जाता है, ठीक है। और हाँ, मनुष्य में पूछे कि लार ग्रंथियों की, जो भी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो भी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उस लार ग्रंथियों की संख्या पूछे, जो भी लार ग्रंथियाँ होती हैं उनकी संख्या की बात की जाए तो उनकी जो संख्या होती है 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी का मतलब 6 होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। और हाँ, अगर लार की पीएच वैल्यू पूछा जाए कि जो लार होता है उसका पीएच वैल्यू कितना है, लार की अगर बात करें हम पीएच वैल्यू की, देखिए पीएच लिखने का एक ढंग होता है, पी जो होता है स्मॉल होता है और एच कैपिटल होता है, ऐसे पीएच लिखा था, ठीक। अगर बात की जाए कि लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू होती है 5.5, 5.5 मतलब 5.5 जो लार की पीएच वैल्यू होती है। और लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए करा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, यानी कि रियल इमेज, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज, वो कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा रहता है, किस रूप में रहता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है सीधा रहता है,
ऑप्शन बी कह रहा है उल्टा रहता है, ऑप्शन सी कह रहा है तिरछा रहता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सब रहता है, किसी भी तरह से, सीधा भी रहे, उल्टा भी और तिरछा भी। ठीक है, तो देखिए आपको बता दूं कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं कभी, ठीक, सभी तरह से होता ही नहीं है। देखिए जो भी इमेज बनते हैं, इमेज दो तरह के बनते होते हैं, एक बनते हैं रियल इमेज और एक बनते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज को मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है, काल्पनिक, काल्पनिक होते हैं, यानी कि बनते नहीं, कि कल्पना किया जाता है कि इस जगह पर बनेगा या इस जगह बनेगा, इस जगह बनेगा, ऐसे ऐसे कल्पना किया जाता है, इसलिए काल्पनिक होते हैं, ये दिखते नहीं हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक होते हैं। तो हमारा कह रहा है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, किस तरह से होता है, तो इसका सही उत्तर आप लोग को बता दूं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा रहता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनता है वो हमेशा उल्टा रहता है, उल्टा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। और हमने और क्या बात बताया कि जो काल्पनिक होता है, जो वास्तविक दिया है, अगर पुस्तक कहता है कि काल्पनिक जो होता है, जो काल्पनिक इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अभी जाइए मत, अभी कुछ और बातें करनी है इसमें। और देखिए पहचानने के नियम क्या होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के और वास्तविक प्रतिबिंब के। तो देखिए जो भी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, पहली बात तो समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है, काल्पनिक सीधा बनता है, जो भी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, लेकिन एक और बात है कुछ है, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर उतार सकते हैं, जो भी वास्तविक रहता है पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कहे तो जिसको पर्दे पर उतार सकते हैं वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसको पर्दे पर नहीं उतार पाते हैं वो होता है हमारा काल्पनिक होता है, इसको पर्दा पर उतार नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसका सही तो हमने बता ही दिया, उल्टा होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण इसी के मदद से जो पौधे होते हैं अपने भोजन को बनाते हैं, यानी कि जो भी प्लांट्स हैं, पौधे, वो अपनी जो भी भोजन बनाते हैं, देखिए भोजन नहीं बनाएंगे तो जिएंगे कैसे, भोजन बनाते हैं पौधे, तो जो भी भोजन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ये इसी के मदद से, स्वपोषी पोषण के ही मदद से जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो अपनी भोजन को बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण की मदद है। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्लोरोफिल आवश्यक है, कि ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से सभी। तो आप लोग को पता ही होगा कि इसमें से जो भी है सभी हमारे सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि पौधे द्वारा भोजन को बनाने में आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जो भी चीनी होता है इसको बोलते हैं शुगर। चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन दे दिया है C6H12O6, ऑप्शन बी देखिए इस ढंग से टाइप किया गया है, टाइपिंग मिस्टेक इसको हम कह सकते हैं। बी में ऑप्शन दिया C6H22 और O11 है, और ऑप्शन सी है C6H10O6, और ऑप्शन डी है C7H12O6। ठीक है, हमारा शुगर का पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बी देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी, यानी कि C6H22 और O6, C6H22O6 ये हमारा होता है चीनी का हमारी चीनी का ये जो केमिकल फार्मूला होता है। और देखिए जो ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का पूछे केमिकल फार्मूला तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये तो आम क्वेश्चन है, समझिए कि सो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए हमारे शरीर में खून है और खून की पीएच वैल्यू क्या होती है ये नहीं पता तो सही नहीं ना। देखिए कह रहा है कि पीएच वैल्यू, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन दिया गया 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी दिया 6 और ऑप्शन डी दिया 7.4। ठीक है, हाँ
इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी जाने कि कौन कौन से लोग को ऐसे आम क्वेश्चन आते रहते हैं। लगभग हमारे ख्याल से तो सबको पता होगा, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन लिखने पर मत जाइए, हम गलत ही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, करा कि सॉरी, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है, ये खून का पीएच मान होता है, ठीक ठीक है। और खून के बारे में तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, जिससे देखिए कुछ बातें हम बता देते हैं, ठीक है। अलग से देखिए, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन मतलब कि खून के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ने की आवश्यकता होगी या फिर पढ़ने की उत्सुकता होगी, जो कहिए जरूरी आप लोग को लगे, तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा कि सर हमको रक्त का एक स्पेशल वीडियो बनाइए, हम बना देंगे, ठीक है। चलिए, अभी पूरी बातें नहीं हो सकती, लेकिन जितनी बातें हो सकती है मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, वो सब बातें हम बता देते हैं। देखिए, ऐसे तो सब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम इसके साथ साथ बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पीएच वैल्यू है रक्त का, पूछ रहा था कि रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता था, हमारा काम है इतना है कि बस बोल दीजिए कि 7.4 होता है, आगे बताने का जरूरत, ज़्यादा माथा पे करने का जरूरत, देखिए हम बता देते हैं, देखिए, ताकि वो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आता है, कुछ जाननी चाहिए बात। देखिए, हमारा कह रहा है कि ये जो रक्त होता है ना, ब्लड, ये रक्त जो है 4 प्रकार के रक्त होते हैं। रक्त के प्रकार पूछे तो रक्त का प्रकार 4 होता है, ठीक है। 4, अगर देखिए उनका नाम बता दो, WBC 1, RBC 3, और एक होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा एक होता है, ठीक है, PLASM प्लाज्मा। ये देखिए हमारा 4 थो, 2, 3 और ये 4 रक्त के, ये 4 टाइप्स हैं। रक्त के हमारे कुल कितने टाइप्स होते हैं, तो रक्त के हमारे कुल 4 टाइप्स हैं। रक्त के कुल 4 टाइप्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, हमारे ये 4 रक्त के प्रकार हैं, ठीक है। अगर WBC का बात करें, WBC, और एक है RBC, इसका जीवन काल पूछता है, जीवन काल। तो देखिए जो जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम, लाइफ सर्किल या लाइफ साइकिल जो कहिए, देखिए WBC है हमारा, तो इसका जो होता है जीवन काल छोटा होता है, यानी कि 12 से लेकर, जो WBC है इसका जो जीवन काल होता है ये छोटा होता है RBC के, इसका जीवन काल होता है 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन WBC का जीवन काल होता है। और RBC की बात करें तो RBC की जो जीवन काल होती है 120 दिन होता है, 120 दिन होता है RBC का, और WBC का 12 से 20 दिन होता है WBC का, ठीक। और देखिए, अब बताते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जितने ही प्लेटलेट्स रहेंगे उतने ही हमको कीटाणुओं से, यानी कि जो भी हमारे बीमारी होती है, बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। होता क्या है कि देखिए, जब डेंगू होता है ना किसी को, तो डेंगू के केस में होता क्या है कि डेंगू के केस में जो भी हमारा शरीर का जो प्लेटलेट्स होता है काफ़ी डाउन हो जाता है। अगर आदमी जितना ही अधिक दिन से बीमार रहेगा ना, उतना ही अधिक उसका प्लेटलेट्स गिरते जाता है डेंगू के केस में, ठीक है। ठीक है, छोड़ी बात डेंगू सेंगू की बात खत्म करिए। देखिए, प्लेटलेट्स जाने, प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है, और एक है प्लाज्मा। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो होता है हमारे रक्त को, ब्लड को जमने में मदद करता है, ब्लड को जमने में मदद करता है, यानी कि हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लोट होने में, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है ये हमारा प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, इसका सही उत्तर हम बता ही देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 7.4 होता है, ठीक। लार का कितना होता है, लार का होता है 5.5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार ग्रंथियाँ पूछे तो लार ग्रंथियाँ होती हैं 6। देखिए, ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है ये कि केचुआ, केचुआ का तो नाम सुने होंगे। इस केचुआ को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी कि किसानों के मित्र कहा जाता है केचुआ को। केचुआ जो होते हैं हमारे किसान के मित्र होते हैं, केचुआ किसान के मित्र हैं, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि केचुआ वो अपने किस अंग से सांस लेते हैं, उनके सांस लेने का जो अंग है, सांस लेने का जो अंग है ना, वो कौन सा अंग है, यानी कि अपने किस अंग से श्वसन क्रिया करते हैं। तो देखिए, जो हमारा केचुआ होते हैं वो अपनी त्वचा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अपनी त्वचा से अपनी श्वसन करते हैं, ठीक है। केचुआ जो होता है त्वचा श्वसन करता है, और केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी जीव है, यानी कि उभयलिंग होता है। ये कैसा जीव है, तो उभयलिंग है, उभयलिंग,
कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि उभय लिंग क्या होता है, तो देखिए हम भी समझाते हैं। उभय लिंग का मतलब होता है कि वैसे लिंग, यानी कि वैसे प्राणी जिनके पास जो, यानी कि जो दोनों लिंग होते हैं, जिनके यानी कि जो जिनमें दोनों लिंग होते हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनको बोलते हैं उभय लिंग। ठीक है, यानी कि इसका देखिए सही उत्तर हम बता दिया, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा है, ये है, सॉरी 1 मिनट, गिल्स के बारे में कुछ पता है। जो गिल्स होता है ना, इससे मछली सांस लेती है, मछली के लिए ये गिल्स है। ठीक है, तो केचुआ के लिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा, ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा, नहीं, कौन सा अधातु अधातु के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पीछे ही। ठीक है, देखिए अधातु है, कह रहा है कि कौन सा जो अधातु है वो कमरे की ताप पर द्रव रहता है। द्रव यानी कि उसका कौन सा स्टेट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। लिक्विड के स्टेट में रहता है रूम के टेम्परेचर पर। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है कि ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा दिया, ऑप्शन सी तांबा दिया, ऑप्शन डी देगा सोना। ब्रोमीन, पारा, तांबा, सोना, ये चारों में से कौन सा जो ऐसी अधातु है जो कि रूम के टेम्परेचर पर रूम के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, द्रव की स्थिति में रहता है, कौन? तो आप लोग को बता दो कि द्रव की अवस्था में रहता है। देखिए इसमें देखिए कुछ और कंसेप्ट इसमें है। करा कि द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। करा कि अधातु जो कमरे की ताप पर द्रव रहता है वो है ब्रोमीन। अगर पूछे कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव की स्थिति में रहता है, तो इसका उत्तर हो जाता है ये बी, पारा उस वक्त सही होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अधातु, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पूछता कौन सी धातु है, तो उसका सही उत्तर हो जाता पारा। ठीक है, अगर पूछे कि कौन सी धातु है और फिर कहे कि कौन सी अधातु है, दो ही तरह का कैसे हो सकता है, धातु या फिर अधातु। अगर धातु पूछे कौन सी धातु है, तो उसका सही उत्तर होगा पारा। ठीक है, पारा जो धातु है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के स्टेट में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, तरल की अवस्था में रहेगा। अगर पूछे कौन सी अधातु है, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और रूम का टेम्परेचर कितना होता है? रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर होता है, और इसी टेम्परेचर पर जो पारा होता है वो मेटल है और वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए बस यहीं तक। ये जो कॉकरोच से जुड़ी एक और बात समझ लीजिए, जो कॉकरोच होता है उसमें तो हीमोग्लोबिन नहीं होती। अगर पूछे कि कॉकरोच के बॉडी के अंदर जो होता है, जो श्वासन तंत्र होते हैं, इसके सांस लेने के जो तंत्र हैं, कॉकरोच के श्वसन तंत्र जो होते हैं, उस श्वसन तंत्र की संख्या पूछे कि कितने श्वसन तंत्र होते हैं, यानी कि कॉकरोच में श्वसन तंत्र यानी सांस लेने की श्वसन तंत्र कितने होते हैं, इसकी संख्या अगर पूछे तो इसकी संख्या होती है 10 जोड़ी। 10 जोड़ी कॉकरोच के अंदर में श्वसन तंत्र होती है, और इसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, 10 जोड़ी, 10 नहीं 10 जोड़ी, यानी कि 20 श्वसन तंत्र होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को लायक लगा होगा या फिर लाभकारी लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।